बहुत जल्दी सब जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन 2022 का इलेक्शन आएगा, हम इनको ऐसा फेंक देंगे कि दोबारा ये नज़र नहीं आएंगे वहाँ पे। एक अनपढ़ जाहिल आदमी की तरह से काम करने वाले लोग अगर इस देश में गद्दी पे बैठेंगे तो क्या होगा देश का, जिसको अर्थशास्त्र नहीं मालूम, जिसको इकोनॉमी नहीं मालूम। मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पार्लियामेंट को तोड़ दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और मैं एक नई इमारत बनाऊंगा जो 23 से 25 हज़ार करोड़ की होगी। बेशर्म कितनी बेशर्मी है। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा और अखिलेश की टीम के मजबूत सिपाही अबू आसिम आज़मी। अबू आसिम आज़मी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप विधायक हैं, राज्यसभा में रहे हैं और इन दिनों चर्चा में समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर आई है जो आपने छेड़ी है, एक बात कि अगर कोई मोर्चा बने, कोई तीसरा मोर्चा बने गैर भारतीय जनता पार्टी के दलों का, तो उसमें अखिलेश जी को, इसलिए मैंने अखिलेश जी की भूमिका बनाई कि अखिलेश जी को उसमें प्रमुख रूप से रखा जाए। तो इसके पीछे की क्या मंशा रही है? देखिए, देश में, पूरे देश में नज़र दौड़ाते हैं तो कोई युवा नेता नज़र नहीं आता। आप ही मुझे बता दो कि एक चेहरा ये है जो चेहरा पूरे देश में चर्चित हो, लोगों को पसंद हो। अखिलेश जी आज कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक्स सीएम हैं। मैं यहाँ देखता हूँ महाराष्ट्र में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सीएम बैठे हैं, कई बार सीएम रह चुके हैं, कोई पूछता नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अखिलेश जी का एक चेहरा देखने के लिए जनता ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक चेहरा देखने के लिए लोग दरवाज़ा तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियाँ ठुक जा रही हैं। और 5 साल तक अखिलेश जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इतने कम अरसे में इतना अच्छा काम करने वाला, जो सारे लोगों को साथ लेके चले, बहुत ही शांतिपूर्वक बात करने वाला, कोई भी कहीं भी जज्बात का इजहार नहीं करने वाला आदमी, मुझे लगता है कि एक ही आदमी है। मैं शरद पवार साहब जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं इसमें कोई शक ही नहीं है, उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन शरद पवार साहब की उम्र देखिए आप। मैं देखिए, उम्र इंसान की एक ये तो ऊपर को अलग तरफ से है। अभी अखिलेश जी के पास बहुत टाइम है। हाँ, मतलब अभी से आपका कहना ये है कि अभी से थोड़ी अगर ऐसा आदमी के हाथ में बागडोर आएगी तो मुझे लगता है कि देश का संविधान, यानी जो आदमी इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति, हर जात, हर धर्म, हर तबके के साथ काम कर रही है, ऐसे आदमी के हाथ में इस देश का नेतृत्व जाना चाहिए। मैंने इसलिए बोला जी। तो अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया तो किसी ने इसलिए नहीं दी होगी कि उत्तर प्रदेश की तरफ का एक नेता जिसे माना जा रहा था कि अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ध्रुवीकरण के खेल में वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, तो क्या कितना सीरियस लेंगे लोग आपकी बात को? अरे मेरी बात को सीरियस लेंगे? आप देखिए ना, अभी लड़ाई देखिए, आप समझ लीजिए इस बात को, आप नोट कीजिए, जब समाजवादी पार्टी बढ़ती है तो बीजेपी ख़त्म होती है, जब समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती है तो बीजेपी बढ़ती है। तो बीजेपी वो पार्टी है, किसी ने कहा भारत जलाओ पार्टी, किसी ने क्या क्या कहा, जिस पार्टी ने इस देश को 50 साल पीछे लेके चली गई। ये देश गंगा जमुनी तहजीब वाला देश था, इसके पास कोई इशू नहीं, कोई विज़न नहीं, किसी ने किसी तरह से घुमा फिरा के सिर्फ मुस्लिम हिंदू। एक अनपढ़ जाहिल आदमी की तरह से काम करने वाले लोग अगर इस देश में गद्दी पे बैठेंगे तो क्या होगा देश का, जिसको अर्थशास्त्र नहीं मालूम, जिसको इकोनॉमी नहीं मालूम, वो गद्दी में बैठ के देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो फिर मुझे ये बोलना पड़ता है। मैंने आज तक अखिलेश जी की सरकार में कभी ये नहीं सुना कि अरे भाई फंड नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। अखिलेश जी ने खुल के काम किया। 5 साल में जो काम किया, बताइए, 22 महीने में लखनऊ से आगरा का रोड जगह को एक्विजिशन करना और उसको बनवाना और वहाँ पर बड़े बड़े एयरफोर्स के जहाज़ उतार देना, कमाल है ना। किसने किया बताइए ना 22 महीने में। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है। अब लड़ाई चल रही है, वहाँ लड़ाई दो ही के बीच में है, जो अगला 2022 का इलेक्शन आएगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। अब बीजेपी कोशिश यही करेगी कि हमारे वोटों को कैसे बंटवाएं। हाँ, अब कई दल ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तैयारी रखी है। ये ठीक है, अगर इस देश के संविधान को मिटा देना है, गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को चूर चूर कर देना है, तो आइए ना, लड़िए और बर्बाद कर दिए देश को। तो ऐसे दलों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा भाई अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी चीज़ कोई आए और बीजेपी को हराना ही अगर एक जॉइंट मकसद हो, तो क्यों नहीं ऐसे लोग साथ आते, एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? जैसे आपने कहा शरद पवार साहब के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भी कि अखिलेश जी को जिम्मेदारी दी जाए, तो ये चीज़ें दूसरे दलों की तरफ से ऐसा क्यों नहीं आता? मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आता। हर आदमी चाहता है मेरी पार्टी बढ़े, मैं चाहता हूँ मेरा देश बढ़े। मैं चाहता हूँ मेरा देश जिस तरह से सोने की चिड़िया था और अंग्रेज़ यहाँ आए, बर्बाद किया देश को, और आज ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने देश की इकनॉमी को ख़त्म कर दिया, तो कम से कम देश में ऐसे विज़न के लोग आए जो देश तरक्की करे। पार्टियाँ तरक्की करें या ना करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस मुल्क को आसमान की ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ। इस मुल्क में रहने वाला हर व्यक्ति खुश रहे, बाल बच्चों को पाले, उसे 2 वक्त की रोटी मिले, रहने के लिए 2 कमरे का उसके पास घर हो, उसके पास इलाज के लिए पैसे हों, त्यौहार आए तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैं ऐसा भारतवर्ष देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। कोरोना काल के दौरान सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। क्या संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ मैं देख रहा हूँ सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। जो रोज़ कमाते रोज़ खाते थे उनकी दुकानें नहीं खुल रही हैं, उनको घर में रहने कहा जा रहा है, आमदनी नहीं हो रही है। घर में रहेंगे, बिजली ज़्यादा जलेगी तो उनको बिजली का बिल माफ़ नहीं हो रही है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उनको पैसे देना है, और एक तरफ रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। रोज़ कमाई नहीं हो रही, कहाँ से खाएंगे बेचारे? कितने लोग परेशान हैं। अब तो मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हो चुके हैं। पिछले मार्च से आज तक कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरा ख़त्म हो गया। देखिए, सरकारों को बिजली के बिल में फुल डिस्काउंट देना चाहिए, तो माफ़ करना चाहिए कि भाई जब कमाएंगे तो पैसा देंगे। और स्कूलों की जो फ़ीस है वो तो स्कूल वाली फ़ीस तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि टीचर्स को तनख्वाह नहीं देंगे तो वो बेचारे क्या खाएंगे। लेकिन डिस्काउंट करके जो लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, ट्यूशन फ़ीस है, ऐसी जितनी फ़ीसें कम करके जो ज़रूरी वो फ़ीस लेना चाहिए। और सरकार को स्कूलों को विदाउट इंटरेस्ट लोन देना। जब इतने हज़ारों करोड़ रुपया दे दिया भाग गए लोग लेकर के, और NPA हो गया, पैसे ही नहीं आ रहा है, तो ये मुल्क में रहने वाले गरीब बेचारों को अगर आप नहीं देंगे ये चीज़ें, तो चलेगा कैसे मुल्क? लोग भुखमरी के शिकार बन जाएंगे। अरे आप बताइए ना कि 1700 किलोमीटर लोग बच्चों को गोद में लेकर के जाने को तैयार हो गए। एक नहीं, लाखों लोग सड़क पे जा रहे हैं। 3 पहिए स्कूटर पर लोग गए हैं। कैसे स्कूटर पर और रिक्शे वगैरह दुनिया देख रही है, पैदल गए हैं। दुनिया देख रही है। भारतवर्ष जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया था, किसके हाथ में आ गया कि लोग पैदल जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं। कितने सैकड़ों लोग रास्ते में मर गए, खाने को नहीं उनके पास। और दूसरी तरफ मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पार्लियामेंट को तोड़ दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और मैं एक नई इमारत बनाऊंगा जो 23 से 25 हज़ार करोड़ की होगी। बेशर्म कितनी बेशर्मी है। आज अस्पताल नहीं है, आज गैस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लोग अपने लाशों को कंधों पे लेके जा रहे हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल पे ले जा रहे हैं, रिक्शे पे ले जा रहे हैं, हाथ गाड़ी पे लेके जा रहे हैं मरीजों को। और सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। सिर्फ क्या, मंदिर बना दूंगा, मुसलमानों को भगा दूंगा, CA NRC लाऊंगा, चेक करूंगा, इनको निकाल दूंगा। अरे ये क्या मतलब है भाई? ऐसे लोग गद्दी पर रहेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का? और आप सुन लीजिए, ये सरकार मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को बर्बाद कर रही है। अगर सच पूछिए तो बताइए आप, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो मुसलमान कितने % काम करता है? 2%। 98% कौन लोग काम करते हैं? इसी मुल्क के रहने वाला हमारे गैर मुस्लिम भाई जिनका रिजर्वेशन है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। 12 घंटे काम करने पड़ेगा, 8 घंटे काम करते हैं, तनख्वाह डबल मिलती है, ये सब खत्म हो जाएगा। एयर इंडिया बिक जाएगा तो क्या होगा? कितने % मुसलमान काम करते हैं? 1%। हमारे जो दूसरे भाई काम करते हैं इस मुल्क के रहने वाले, इनका रिजर्वेशन ख़त्म करके जो 8 घंटे में 5 घंटे ड्यूटी करते हैं, 3 घंटा और घूमते हैं, 12 घंटे काम करने पड़ेगा, तनख्वाह भी कम मिलेगी। क्या हो, ये तो हो रहा है ना अभी। तो ये आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा। बेचारे पता नहीं क्या, क्यों नहीं समझा रहे लोग। अरे कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया जो इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बस हो गया, पानी सर से ऊँचा हो गया। धर्म अपनी जगह पर है, जिसको जो धर्म अपनाना हो अपनाओ, लेकिन इस मुल्क में सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब भाई भाई की तरह से रह के इस देश को उन्नति की तरफ ले जाओ। ये हमारा काम होना चाहिए।
ये अब मुंबई शहर में आपने एक मुहिम शुरू की थी अपने उत्तर भारतीयों को लेकर, वो कहाँ तक पहुँची है? नहीं, मैंने हर ज़िले की मीटिंग शुरू की, क्योंकि ये उत्तर भारतीय पहचानते हैं हमें अच्छी तरह से। ये हमको यूपी में वोट देते हैं, हमारी वहाँ पे पार्टी कई बार सत्ता में आ चुकी है। पिछली बार अकेले हम सत्ता में थे 5 साल तक। तो ये जो उत्तर भारतीय समाजवादी पार्टी को जानते हैं, और वो उत्तर प्रदेश जहाँ सांप्रदायिकता की जहाँ जड़ है, वहीं मथुरा है, वहीं काशी है, वहीं अयोध्या है, वहीं से सब ये लोग फिरका परस्ती उठाते हैं। वहाँ पर रहने वाले हमारे सब हिंदू भाइयों ने अखिलेश जी को वोट दिया ना, तभी तो मुसलमान कितने % है? मुसलमान तो सबको खुश कर देता है। लो थोड़ा तुम कांग्रेस भी ले लो, थोड़ा MIM ले लो, थोड़ा समाजवादी पार्टी ले लो, थोड़ा BSP ले लो, और थोड़ा जो है इधर उधर छोटी छोटी पार्टियाँ ले लो, बांट देता है सबको। लेकिन वहाँ पर जब अखिलेश जी की सरकार आ गई तो मैंने सोचा कि मेरे वो भाई लोग जो वहाँ के हैं, यहाँ रहते हैं, अगर ये सब मेरे साथ में आएंगे तो यहाँ के मराठी भाई भी मेरे साथ आएंगे। क्योंकि दुनिया ताकत के साथ जाती है, कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो मैंने शुरू किया मीटिंग। एक ज़िले की मीटिंग किया मैंने आजमगढ़ की, बहुत शानदार मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने दूसरी मीटिंग प्रतापगढ़ की बुलाया। हमारे पुलिस वाले आ गए, भाई मीटिंग नहीं करने दूंगा, अभी जो है वो लगा हुआ कोरोना चकाल चल रहा है और लॉकडाउन है, रोक दिया मैंने। अब मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अब मोदी जी की मीटिंग तो हो सकती है बंगाल में, कई लाख लोगों के सामने, भाई और बहनों, दीदी 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 कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई चालान नहीं हो रही उनको, और हम पे 188 केस हो जाता है। तो ये तो पश्चिम बंगाल वाला जो रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में तो रोक लिया गया, किसी तरह से यन प्रकरण रोका गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल हुए, लेकिन सरकार बनाने से चूक हो गई, भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं बना सकी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी सरकार है उनकी, तो ये यहाँ के उत्तर भारतीय, वहाँ के उत्तर भारतीय कैसे, और आपका उसमें क्या रोल होने वाला है आगामी चुनाव में? ऐसा है कि जितना इन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाई, जितना जाके फिरका परस्ती, अब जा कह रहे हैं कि दीदी को जय श्री राम नारा पसंद नहीं। अरे जीजी क्या मुसलमान हो गई क्या? अरे भाई जीजी भी तो, दीदी भी तो वहीं की हिंदू है। लेकिन ये बातें धर्म को ला करके लोगों के दिलो दिमाग में दीदी के खिलाफ नफरत की बात इतनी चलाई ध्रुवीकरण इतना किया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा, बहुत अक्लमंद लोग हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, कि उन लोगों ने देखा कि भाई ये आकर के जिस तरह से जितना इन्होंने पहले बातें किया, कहीं पूरा ही नहीं किया आज तक। तो बंगाल में क्यों करेंगे? जब इलेक्शन आता है तो खूब बातें करते हैं, इलेक्शन हो गया तो कहते हैं ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। तो यही हालत थी, लोगों ने पहचाना। मैं सलूट करता हूँ बंगाल के लोगों को, कितने अक्लमंद लोग हैं, बहुत सोच समझ से। बहुत लोग, मुसलमान वहाँ बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों को पढ़ाने गए, कुछ नहीं। इस देश का मुसलमान सेकुलर है, वो किसी मुसलमान के बहकावे में नहीं, बल्कि इस देश के मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को अपना लीडर माना है, और हिंदुओं को लीडर मान करके ममता बनर्जी को वोट दिया। इस देश के मुसलमान ने आज़ादी के बाद कभी मुस्लिम पार्टी नहीं बनाने की बात किया। हमारी संख्या मालूम है हमको, हम हिंदुओं के साथ गले मिल करके उनके साथ उनको आगे बढ़ा करके इस देश में अमन चैन करना चाहते हैं, और वही किया बंगाल वालों ने। थोड़ा गलती किया यहाँ बिहार वालों ने, भुगत रहे हैं बिहार वाले बेचारे। हाँ, बहुत मामूली मेरे वोट पे अट गए, हो गया। हमारे बिहार वालों के 10 किलो दूध में 1 कतरा नींबू डाल दिया जाकर किसी ने, और बेचारा उनका दूध फट गया पूरा। अगर वो नहीं लड़े होते इतनी सीटें, और कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा सीटें मांग ली, जब आप नहीं जीत सकते तो क्यों सीटें लेते हैं आप? हो गया ये हालत हो गई कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई। तो अब ये चीज़ें लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे कि जो बीजेपी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बिहाइंड द कर्टेन। अब मैं क्या बताऊँ आपको? उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो? देखिए, ऐसा करेंगे तो उत्तर प्रदेश भुगत रहे हैं 5 साल से भुगत रहे हैं। क्या हो रहा है यूपी में आज? ठोक दो, ये ठोक दो कोई अच्छा शरीफ आदमी बोलता है क्या? कोरोना में देखा आपने कि गंगा जमुना में नदी में हज़ारों लाशें बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अब बोल देंगे नहीं मिल रहा है उसको जेल कर देंगे। आज ऐसा हो गया है कि जिस तरह इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, कि कोई नेता, कोई सोशल वर्कर सरकार के खिलाफ कोई बात बोल देगा जो इस देश के संविधान में उसको इजाज़त है, इमरजेंसी लगे जेल में डाल दो। अब उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, आप जाइए कहीं, आप योगी जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो आपको संविधान ने इजाज़त दिया बोलने की, बोलिए, आप जेल जाइए। वो चल रहा है यूपी में। तो क्या यूपी वाले इतने बेवकूफ़ हैं क्या? और दूसरी, यूपी ही पैदा करता है इस देश में नेता। गुजरात से आकर बनारस में आके जीत गए धर्म का नाम लेकर के, और यूपी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपने, कोई नेता ही नहीं यूपी का। ये बेचारे राजनाथ सिंह बेचारे जो बड़े नेता थे, अब तो ये कुछ लग्गू बन गए बेचारे ये इनके जा करके। तो यूपी एक तो वो परिवर्तन यूपी वाले इंतजार कर रहे हैं
कि हमारा यूपी का आदमी जाएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए। और उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश के जो 2022 के चुनाव का अखिलेश जी बैठेंगे गद्दी पर, पक्का बैठेंगे। 350 सीटें आएंगे सलमान भाई, लिख लो, इंशाल्लाह 350 सीटें जी। लोग इंतजार करेंगे कब इलेक्शन होगा। अभी आपने देखा नहीं कितनी दादागिरी है अभी। अच्छा, ये ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या तो भारतीय जनता पार्टी की कम आई थी, ये हुआ था कि इनका हर तरफ से ही हो गया। और पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में खरीद फरोख्त और दबाव तंत्र और 11 लोगों को तो भरने ही नहीं दिया गया पर्चा ही। ये सब क्या है? सुनिए, मैं भगवान कसम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। सराबस्ती से मेरे पास मेरे लड़के का फ़ोन आया जो मेरे यहाँ पहले काम करता था। वो अभी वहाँ पे इलेक्शन जीत गया, उसकी बीवी भी जीत गई, वो भी जीत गया। बोला अब्बू हमका 25,000 रुपया दे रहे हैं बीजेपी वाले, 25 लाख रुपया दे रहे हैं। कितना? 25 लाख। हमको, हम गरीब आदमी, हमको ले आकर बंद कर दिया। अब्बू कल ये लोग फॉर्म नहीं भरने देंगे हमको, कलेक्टर फॉर्म नहीं दे रहा है, अब्बू कुछ कीजिए कुछ कीजिए। मैंने चिल्लाया, इधर चिल्लाया उधर चिल्लाया, आखिर में वही हो गया। और क्या होता है ना, आज राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ा लोभी हो गया है। अभी जिसके पास 5-10 लाख रुपया नहीं है उसको 25 लाख एक साथ दे दोगे और कुछ सिर्फ घर में बैठ जाओ, फॉर्म मत भरो, तो ले लेता है। ऐसा बहुत हुआ है। और यहाँ कहीं दादागिरी से फॉर्म नहीं भरने दिया गया, कहीं उनको जो है, उनको जो वो थे अपना सपोर्टर थे, क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेशन के जो करते हैं प्रपोजर सेकेंडर, हाँ, उनको कहीं पकड़ के बंद कर दिया और कहीं दादागिरी से कलेक्टर ने गलत करवा दिया। मुझे मालूम है सत्ता रहते क्या 17-18 डिस्ट्रिक्ट में अनअपोज जो हार रहे थे ना, अनअपोज। पूरे यूपी की जनता देख रही है कि किस तरह से इन लोगों ने इस इलेक्शन में गड़बड़ी किया है। ये क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेसी है? ये डिक्टेटरशिप है? तो परिवर्तन देख रहे हैं आप? बहुत जल्दी सब जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन 2022 का इलेक्शन आएगा, हम इनको ऐसा फेंक देंगे कि दोबारा ये नजर नहीं आएंगे वहाँ पर। मुंबई महानगर पालिका के आप सरकार का हिस्सा हैं, सरकार को एक तरह से आपने सपोर्ट किया है, तो पूरी सरकार की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं यहाँ की आप? भैया सरकार के हम हिस्सा वैसा कुछ नहीं, सरकार को एक नहीं, हम देखिए ऐसा है ना, जब इनको ज़रूरत थी गिनती की जी, गिनती में बढ़ोतरी हमने इसलिए किया ना कि बीजेपी, जिसकी हमने आपके सब इनके बात का कारनामे बताया हमने, ये बीजेपी सत्ता में ना आने पाए, तो मुझे उसमें अपना योगदान देना था। मुझे कुछ मिला, मैंने कुछ लिया क्या? मैं 2 MLA हूँ, एक MLA वाले को मिनिस्ट्री मिली, मैंने लिया क्या? नहीं, हम मांगते नहीं। हम इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बातें नहीं सुनी जा रही हैं, कुर्बानी आ रही है। जब कुंभ का मेला हो गया, सब कुछ हो गया, अब कुर्बानी आ रही है। एक बार बुलाइए हमारे उद्धव साहब, हम लोगों के साथ बैठिए, ऑफिसर्स को बिठाइए, उसके प्लस और माइनस पे डिस्कस कीजिए कि कोरोना है, इसकी वजह से कोरोना बढ़ जाएगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बर्बादी होगी, तो हम लोग बैठ के राय बात करेंगे ना, उसका कोई रास्ता निकालेंगे इसका। अब बात ही नहीं कर रहे हैं, मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए। और फिर हाउस में कह दिया उन्होंने कि हमें गर्व है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। बताइए, अब वो बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म हो गया, अब आप होल्ड ले रहे हो और हमसे कहते हो हम आपको सपोर्ट भी करें, और आप हमारे जो है पुराने घाव को भी आप कुरेद रहे हो। आप क्या है ये? सेकुलरिज्म इसको नहीं बोलते हैं। हमारे इस जो है जो सरकार बनी है, ये शिवसेना की सरकार अकेले की नहीं है, इसमें शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस, और हम छोटे छोटे दल बहुत है जो हमको गिनते नहीं है लोग, इन सबकी वजह से बनी है सरकार ये। लेकिन जब बनाना था तो सबसे अगली कुर्सी मुझे बैठाते थे, आपने देखा होगा। कॉर्पोरेशन में कुछ चेंजेस नजर आएंगे आपको? नहीं, चुनाव से पहले आपके अब इनके हाथ में सत्ता है, अब ये लोग जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं, कहीं काटेंगे कि हमारा वोट बैंक यहाँ ये एरिया काट दो, ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम की बार 6 सीटें हमारी थी, हम बढ़ के सीट लाएंगे। कुर्बानी वाला इशू भी एक आपने उठाया था, उसमें आगे क्या करने? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमने कम कमिश्नर से मिले, हम जो है शवाद पवार साहब को हमने लेटर दिया, पवार साहब बेचारे ने कहा कि हम कर देखते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ जवाब ही नहीं दिया। क्या करें? एक बड़ी चीज़ आने वाले दिनों में मुंबई शहर को लेकर आपने जब चुनने की बात आई थी, आप 2 जगह से चुने थे, अपने इतिहास रचा था, लेकिन आपने चूंकि मुंबई को लेकर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया था और गोवंडी की सीट को अपने पास रखा था। आज भी मुंबई के विषय को उठाते रहते हैं। मानसून सत्र आ रहा है, किन चीज़ों को लेकर आपकी प्राथमिकताएं हैं मुंबई के मानसून सत्र में? अरे काहे की प्राथमिकताएं? जाएंगे पहले दिन, कुछ पेपर रखा जाएगा टेबल पे और हम बोलने का किसी स्पीकर कहें बैठ जाओ, टाइम नहीं है। उसके बाद जो है कॉन्डोलेंस होगा, जितने जिनकी मृत्यु हो गई बोलेंगे आज के आपका हाउस कल खुलेगा। दूसरे दिन जाएंगे
और पेपर रखा जाएगा, कुछ बिल पे चर्चा करेंगे 1-5-10 मिनट और बोलेंगे ख़त्म, अब आइए 6 महीने के बाद। कहाँ टाइम कहाँ दिया, 2 दिन का टाइम, बोलने कहाँ मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे हम कोशिश करेंगे बोलने की, लेकिन समय नहीं मिलता है। और यहाँ मंत्री लोगों से बात करो तो कोई सुनता नहीं है। तो ये मंत्रियों की कार्यप्रणाली कैसी है? आप कितना, आपकी बातों से लग रहा है आप संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़बान से जानना चाहेंगे। नहीं, हमारे मंत्री जो माइनॉरिटी के जो मंत्री हैं उनको बकरीद के ऊपर खड़े होकर के बताना चाहिए जनता को कि भाई देखो हमारी ये बातें हो गई हैं, अब ऐसा करना है। आज तक तो कोई जवाब ही नहीं मिला। हमारे दूसरे मंत्री एक हैं पावरलूम, आज पावरलूम पूरा भिवंडी मालेगांव का बंद पड़ा है, तो कहते हैं भाई हमारी चलती नहीं, सुनते नहीं, तो हम क्या करें, तो रिज़ाइन कर दो। तो ये कैसे चलेगी सरकार? अब पता नहीं कैसे चलेगी, मुझे नहीं लगता चले बोलेगी मैं बीजेपी ना आने पाए, मैं सपोर्ट तो करता रहूँगा। और क्या सोच कर रखा है आने वाले दिनों के लिए? कुछ नई रणनीति? नहीं, आने वाले दिनों में संघर्ष कर रहे हैं, सबको जमा कर रहे हैं, देखेंगे अगर लोग आएंगे, मदद करेंगे, साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा सीटें चुन के आएंगे, नहीं आएंगे तो इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। हम संघर्षवादी लोग हैं, हम कोई मंत्री पद के लिए तो भागते नहीं हैं। हमको पहले कहते थे, हमारे साथ जो लोग थे, हमारे साथ थे, अभी मंत्री बन के घूम रहे हैं कि भाषण करते हो बड़ा बड़ा, इलेक्शन लड़ो मालूम पड़ेगा। बोला मैं इलेक्शन लड़ता नहीं, मैं तुम लोग लड़ाता हूँ। तो फिर मुझे धोखा देने लगे, तो मुझे ही तंज करने लगे कि इलेक्शन लड़ो बस। मैंने कहा ठीक है भैया, अभी तक तो मैं कहा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, आप लोगों को लड़ाऊंगा। मैं कारोबारी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जब मुझे चैलेंज किया तो मैंने कहा ठीक है, बार आजमा लेता हूँ। मैं खड़ा हुआ 2 सीट से, दोनों से चुन के आ गया, और अभी एक जगह से लड़ता हूँ, तीसरी बार चुन के आया हूँ। वहाँ सब नगर सेवक मेरे चुन के आए हैं, काम करता हूँ और 1 रुपया किससे लेता नहीं हूँ, घर से कमा के पैसे लाता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, कोई ख़ास बात आप? सबसे पहले ख़ास बात मैं ये कहूँगा, ये मौका मुझे मिला है कि भाई कोरोना का टीका लगवा लो, जल्द से जल्द लगवा लो। ये फिर वबा आ रही, मुसीबत आ रही है, जान है तो जहान है। और सब जो है ना इस देश में ये प्रतिज्ञा करो कि हम 5 साल 10 साल और भूखे रहेंगे चलेगा। हमारे बच्चों को नौकरी ना मिले, डिग्रियां लेकर के ना हम सड़क पर सब्जियां बेच लेंगे, लेकिन हम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, और हम इस देश में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर ये गीत गाएं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ मेरा देश दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जाए, कोई शख्स भूखा ना रहे। यही सपना लेकर आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आसिम भाई आपका आने के लिए स्टूडियो में और अपनी बातें रखने के लिए। एक बार फिर अबू आसिम साहब से ये चर्चा हम फिर कंटिन्यू रखेंगे आगे के दिनों में भी, और कई विषय जो छूटे हैं उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अबू आसिम साहब की बातें क्या लगी, उस पर ज़रूर आप कोई कमेंट करना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अबू आसिम जी से जो कहना चाहें ज़रूर कहें। आपकी बातें उन तक पहुंचेंगी, और हो सकता है जो थोड़ा सा भी समय वो कह रहे हैं कि हाउस में उठाने को मिलता है, तो शायद वो उठाने से आपके कुछ मुद्दे मुंबई शहर से जुड़े हुए हल हो सके, और देश की राजनीति को जो उन्होंने एक दिशा देने की बात कही है, शायद उस दिशा में भी कुछ सकारात्मक प्रयोग किए जा सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अबू आसिम आज़मी साहब के साथ साथ DRV न्यूज़ की टीम को और सैयद सलमान को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।